आज के समय में जब आप भारत का नॉर्थ ईस्ट सुनते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, या आपके दिमाग में क्या चलता है? वही जंगल, पहाड़ और भारत का सबसे कम विकसित क्षेत्र, है ना? लेकिन एक समय था जब भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेट पूरे भारत का ट्रेड पॉइंट हुआ करता था, और यहाँ की अहोम डायनेस्टी पूरे भारत में वीरता के लिए मशहूर थी। आप मुगल एम्पायर के बारे में तो जानते होंगे। जब भारत में मुगल एम्पायर पीक पर आया तो बड़े बड़े एम्पायर्स को अपने अधीन कर लिया। कई बड़े राजाओं को मुगल्स के सामने हार मानकर उनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद मुगल्स पूरे भारत पर अपना कब्जा नहीं कर सके। उनका सपना था पूरे भारत पर राज किया जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा एम्पायर जिसके बारे में 95% इंडियंस को पता ही नहीं है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या इतिहास की किताबों में आपको इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया गया? अगर कहीं बताया भी गया होगा तो छुटपुट कहानियों में बताया गया होगा। लेकिन अहोम डायनेस्टी भारत के शक्तिशाली और प्रभावशाली एम्पायर्स में से एक थी। अहोम डायनेस्टी की बात की जाए तो 1226 से 1828 तक ये एम्पायर पूरी मजबूती के साथ असम में खड़ा रहा, और आखिर में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसको मिलना पड़ा था। लेकिन इस पूरी डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कभी किसी भी डायनेस्टी ने डिफीट नहीं किया। आपको बता दें कि पहले के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। इसके आसपास की लैंड बहुत ही फर्टाइल और कीमती रत्नों और जानवरों से भरी थी, जो हर राजा की पहली पसंद हुआ करती थी। तो आपको क्या लगता है कि इतने खजानों से भरपूर जगह को पाने के लिए कभी किसी ने इस पर अटैक नहीं किया होगा? दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस डायनेस्टी के ऊपर एक बार नहीं, पूरे 17 बार अटैक किए गए, और अटैक करने वाली डायनेस्टी कोई और नहीं, खुद मुगल थे। मुगल जिन्होंने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का सपना देखा था, और जिन्होंने आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर कब्जा करने का सपना उनका सपना ही रह गया, क्योंकि इस डायनेस्टी ने हर बार मुगलों के इरादों पर पानी फेर दिया। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या था असम में जो मुगल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट था? तो असल में वहां की उपजाऊ भूमि मुगलों की नजर में थी। इसके अलावा मुगल हाथी के दांत, शेर की खाल और जानवर से मिलने वाली तरह तरह की चीजों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। रत्न इत्यादि भी असम में बहुत ज्यादा मिला करते थे, जो मुगल्स किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। शुरू में उन्होंने उनके पास रिक्वेस्ट भेजी कि वो मुगल की गुलामी स्वीकार कर लें और अपने किंगडम को मुगल सल्तनत के अंदर ले आए, लेकिन अहोम्स ने गुलामी करने के बजाय अपनी फ्रीडम को ज्यादा महत्व देते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद मुगलों से कई बार उन्होंने कोशिश की कि अहोम्स के साथ उनका व्यापार हो सके, लेकिन मुगल्स के साथ व्यापार करने में अहोम्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ये बात मुगलों को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मुगलों को तो किसी भी तरीके से वो सब कुछ चाहिए था, तो उन्होंने इसके लिए अवैध रास्ता अपना लिया। अपने कई लोगों को असम में शिफ्ट कर दिया, और वहां से नदी के रास्ते ऐसी कीमती चीजों का अवैध व्यापार होने लगा। लेकिन अहोम्स इतने तेज थे कि उनकी नजर से दूसरे राज्य की आई एक चिड़िया भी बच नहीं सकती थी। तो ये तो एक व्यापार था। जैसे ही अहोम्स को इस चीज की जानकारी मिली, उन्होंने उन सब लोगों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, और मुगल शासक औरंगजेब इस बात से बहुत ज्यादा बौखला गया। उसे उस निष्कासन का बदला लेना था, इसलिए उसने अहोम्स पर कई बार हमला किया। कई बार सफलता भी मिली, लेकिन अहोम्स के पलटवार से मुगल सेना हमेशा हार कर असम से भाग जाती थी। मुगल के पास कई मॉडर्न हथियार थे, तोपें थीं, लेकिन अहोम्स के पास सिर्फ योद्धा और कुशल सेनापति थे। साथ ही अहोम्स को अपना पहाड़, जंगल का एक एक कोना मालूम था। अहोम्स छापेमार युद्ध में माहिर थे। लाखों की संख्या में मुगल उन पर कब्जा करने के मकसद से आए, लेकिन कुछ हजार अहोम्स ने उन्हें धूल चटा दी। कभी उन्होंने दुश्मन को नदियों में ट्रैप कर लिया, तो पहाड़ों में। युद्ध में इस तरह का पराक्रम अहोम्स ने दिखाया कि शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक जितने भी मुगल शासक हुए, सभी परेशान थे। लगभग 18 बार युद्ध हारने और काफी नुकसान झेलने के बाद मुगलों ने असम पर हमला न करने का फैसला किया। तो अगर अहोम की बात करें तो ये लोग ताई वंश के थे, और वो 1220 ईस्वी में अपने राजकुमार चुकाफा के साथ असम में आए। ये लोग ज्यादातर असम में ही पाए जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो एक समय ये लोग चीन के गुआंगशी में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका विस्तार शुरू हुआ, और ये अहोम ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में बसने लगे, जिसके बाद आगे चलकर यही अहोम डायनेस्टी बनी। इस डायनेस्टी की नींव चुकाफा नाम के ताई लीडर ने रखी थी। जब इस डायनेस्टी की नींव पड़ी, उस टाइम चुकाफा के 9000 अनुयायी थे। आपको बता दें कि यह डायनेस्टी 1228 ईस्वी में शुरू हुई और 1826 ईस्वी तक बरकरार रही, यानी लगभग 600 सालों तक अहोम्स ने असम पर अकेले राज किया। और ऐसा भी नहीं था कि इसका शासन मुगलों के समय में नहीं था। मुगलों के समय में भी अहोम्स काफी मजबूत थे। हालांकि कई मुगल शासकों ने इस डायनेस्टी को खत्म करने की कोशिश की और असम को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि ये कुछ वक्त के लिए कमजोर जरूर हो गए, लेकिन बदले में बहुत तगड़ा पलटवार करके अपनी डायनेस्टी को फिर से एस्टेब्लिश किया। अहोम्स के असम में बसने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब अहोम्स असम आए तो असम आने के बाद सबसे पहले इन्होंने यहाँ की लोकल ट्राइब्स के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की। बाराही और मोरन यहाँ की लोकल ट्राइब थी, तो अहोम्स ने सबसे पहले इन दोनों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। इन ट्राइब्स के बीच जो कुछ भी आपसी झगड़े चल रहे थे, उन्हें शांत कराया। यही वजह है कि इन लोकल ट्राइब्स के अंदर अहोम्स की एक अच्छी इमेज क्रिएट हो गई। इसके बाद अहोम किंग पूरे राज्य में काफी अच्छा काम करने लगे, जिससे लोगों के अंदर उनके प्रति और भी अच्छी भावना डेवलप हुई, और धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोग भी अहोम से प्रभावित होकर अहोम लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करने लगे और उसी के हिसाब से खुद को ढालने भी लगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी भी सिचुएशन आ गई जिसमें बाराही जनजाति के लोग पूरी तरह अहोम में शामिल हो गए। वो पूरी तरह से धर्मांतरण कर चुके थे, पर मोरान जनजाति के लोगों ने अपनी पहचान और संस्कृति को बचा कर रखा। हालांकि अहोम संस्कृति काफी हद तक इसमें भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी इनकी सिचुएशन बाराही की तरह नहीं थी। लोगों के अहोम में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस को अहोमाइजेशन प्रोसेस कहा गया। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट था, और देखते ही देखते असम में अहोम की जनसंख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ। ये पूरा प्रोसेस 16वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ सालों तक चलता रहा।
सन 1497 में सुहंगमंग अहोम डायनेस्टी के राजा बने, जिसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि अहोम किंगडम का बहुत बड़ा विस्तार हुआ और ये इसके फाउंडर सुकाफा के बाद शायद सबसे ज्यादा विस्तार था। इन्होंने अपने किंगडम में पहली बार मल्टी एथनिक पॉलिटी को भी एस्टेब्लिश किया। इन्होंने अपने किंगडम को 2 बार मुस्लिम इन्वेजन से भी डिफेंड किया। ये पहले अहोम किंग थे जिन्होंने हिंदू टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसके बाद इन्हें स्वर्ग देव कहा जाने लगा। इसके बाद से ये चलन शुरू हुआ कि सभी अहोम राजाओं को स्वर्ग देव कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है स्वर्ग के देवता। कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इनके द्वारा हिंदू कल्चर को अहोम साम्राज्य में इतना फैलाया गया, जिसके चलते अहोम कल्चर को मानने वाले लोग जो पहले मेजॉरिटी में हुआ करते थे वो माइनॉरिटी बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब अहोम किंगडम को पूरे राज्य में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी था कि सभी धर्म के लोगों की धार्मिक इच्छाओं का सम्मान किया जाए, और इसी का नतीजा हुआ कि किंग को पहली बार हिंदू नाम दिया गया। इसके अलावा असम की भाषा भी असम के कोर्ट में ताई लैंग्वेज के साथ एग्जिस्ट करने लगी, जिसने बाद में ताई लैंग्वेज को रिप्लेस ही कर दिया। इसके बाद 1603 ईस्वी में जब प्रताप सिंघा अहोम किंगडम के राजा बने तो इन्होंने द बोरफुकन एंड द बोरबरुआ के साथ साथ कई छोटी छोटी चौकियां भी एस्टेब्लिश की, जहां से शासन का काम किया जा सकता था और काम फास्ट हो सकता था। इन्हीं के समय में अहोम्स पर मुगल्स के कई अटैक हुए और 1662 में मीर जुमला के समय में मुगलों ने अहोम किंगडम की कैपिटल गढ़गांव पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि मुगल ज्यादा देर तक अपना कब्जा नहीं रख सके और अहोम ने फिर पलटवार किया। हिस्ट्री में इसे बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि मुगल्स को न सिर्फ इस कैपिटल को छोड़कर वापस जाना पड़ा, बल्कि अहोम ने अपना बॉर्डर बढ़ाकर वेस्ट तक कर लिया। प्रताप सिंह के समय में ही पाइक सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किए गए। आपको बता दें, अहोम किंगडम पाइक सिस्टम से ही रेवेन्यू जनरेट करता था। यह सिस्टम कुछ ऐसा था कि सभी युवा लोग जो काम कर सकते हैं उन्हें समय समय पर राज्य के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। हालांकि ये उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था कि वो क्या काम कर सकते हैं। बदले में राज्य उन्हें बंजर जमीन भी दे देती थी ताकि वो उसे उपजाऊ बनाए, और ये जमीन करीब 2.66 एकड़ हुआ करती थी। ऐसे यूथ को ही पाइक कहा जाता था। जब कोई पाइक राज्य की सेवा में चला जाता तो उस दौरान कोई दूसरा इंसान उसकी फैमिली की देखरेख करता था, और अगर उसके पास खेती के लिए जमीन है तो उस पर किसानी का काम भी कोई और करता था। यानी कुल मिलाकर उसकी फैमिली खाने से लेकर किसानी तक के लिए आसपास के लोगों पर ही डिपेंडेंट थी। तो ऐसा पाइक सिस्टम 1826 तक चलता रहा। इसके बाद 1826 में ट्रीटी ऑफ यंगदावो हुई, जिसमें अहोम खुद का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे देती है। आपको बता दें कि यहाँ की इकोनॉमी भी पाइक सिस्टम से चला करती थी। सारा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता था। पाइक सिस्टम के हटने से राज्य का वेल्थ कम होने लगा था, पर इससे प्रजा पर अत्याचार भी रुक गए थे। अगर अहोम्स के जुडिशरी की बात करें तो अहोम साम्राज्य का कोई रिटेन कोड ऑफ लॉ नहीं था। जज कोई भी डिसीजन अपनी कंट्री के कस्टम रूल्स और अपनी समझ के मुताबिक ही लेता था। यानी उसे कोई चीज सही लगती है या गलत, ये उसी जज पर डिपेंड करता था, और इसके आधार पर ही अपराधी भी तय होता था। लेकिन कुछ समय के बाद असम में जब हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बढ़ा तब हिंदू लॉ यूज होने लगे थे। आपको बता दें, यहाँ म्यूजिक और डांस का भी बहुत ज्यादा चलन था। बिहू अहोम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था और वो आज भी असम में मनाया जाता है। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। अहोम साम्राज्य की रानी शिव की उपासना करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद जब ये साम्राज्य थोड़ा थोड़ा मुगलों के इन्फ्लुएंस में आया तो मुगल संगीत भी धीरे धीरे यहाँ पर मिलने लगा। बैटल ऑफ समधारा। तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है अकबर के शासनकाल से। अकबर ने पूरे भारत में लगभग अपना एम्पायर विस्तार कर लिया था। कई जगह तो मुगल खुद ही शासक बने बैठे थे, और जहां नहीं थे वहां के राजाओं को उन्होंने मुगल सल्तनत स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो सभी किंग्स अपने अपने राज्यों के मुगलों के अंडर ऑपरेट करने लगे थे। अब ऐसे में मुगल्स को ट्रेड में बहुत आसानी होने लगी थी। कहीं कोई अपोजिशन थी ही नहीं, कहीं कोई रोक टोक नहीं हो रही थी, और ट्रेड काफी अच्छा हो रहा था। लेकिन अकबर के शासनकाल से ही भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया मुगल्स के लिए जीतना मुश्किल था, खासकर असम। लेकिन मुगल इसे किसी भी कीमत पर अपने अंडर लाना चाहते थे, क्योंकि असम नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ पर काफी कीमती रत्न, हाथी के दांत और तरह तरह की चीजें मिला करती थी, जो मुगल्स को काफी अट्रैक्ट करती थी। अब इसके पहले मुगल ने अहोम से कांटेक्ट किया था कि वो ट्रेड करें, लेकिन अहोम्स मुगलों के साथ ट्रेड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए मुगल्स अहोम से नाखुश थे। अब वो एक मौका तलाश रहे थे कि कैसे हमें एक मौका मिले और हम अहोम्स पर अटैक करें। तभी अहोम्स कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं जो असम में इल्लीगल ट्रेड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि इनके तो मुगल्स के साथ लिंक जुड़े हुए थे, जिसके बाद अहोम्स ने तुरंत इसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी और उस इंसान को अपने राज्य से निकाल दिया। मुगल्स के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी, वो इसे सहन नहीं कर सके और असम पर अटैक कर दिया। इसके बाद 1616 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र और भराली नदी के तट पर अहोम्स और मुगल्स के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस पूरे युद्ध में कोच एम्पायर की बहुत बड़ी भूमिका थी। दोस्तों, कोच एम्पायर बंगाल, बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट, नेपाल और असम के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ये एम्पायर वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 16वीं सदी के आसपास ये 2 पार्ट्स में बढ़ गया, जिसमें से एक ईस्ट कोच एम्पायर कहलाया, जिसे कोच हाजो भी कहते हैं। इसके किंग राजा परीक्षित हुए। वेस्टर्न कोच एम्पायर, जिसे कोच बिहार भी कहते हैं, इसके शासक महाराजा लक्ष्मी नारायण थे। अब मुगल एम्पायर अपना विस्तार तो कर ही रहा था, इसी कड़ी में उसने कोच बिहार पर कई छापेमारी युद्ध किए। छापेमारी युद्ध से परेशान होकर कोच बिहार के किंग ने मुगल्स के सामने सरेंडर कर दिया और मुगल्स के गुलाम बन गए। अब मुगल्स के लिए चुनौती थी इसका दूसरा भाग यानी कोच हाजो, लेकिन यहाँ कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि मुगलों के सामने कोच हाजो के किंग महाराजा परीक्षित ने आसानी से हथियार नहीं डाले। राजा परीक्षित ने एक गठबंधन बनाने का प्रयास शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अहोम्स के साथ बातचीत की। उस वक्त अहोम्स डायनेस्टी के राजा प्रताप सिंघा थे। जब उन्होंने इस ऑफर पर विचार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो यहाँ पर कोच हाजो की मदद करते हैं और उनके साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो इससे वो डायरेक्टली मुगल्स के साथ लड़ाई में उलझ जाएंगे, और एक तरीके से ये मुगल्स के लिए इन्विटेशन होगा कि वो अहोम डायनेस्टी के दरवाजे तक आ जाए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन कहते हैं ना कि नियति को भला कौन बदल सकता है, होनी को टाला नहीं जा सकता।
और ऐसा ही कुछ अहोम डायनेस्टी के साथ भी हुआ। सन 1608 में राजा परीक्षित की बेटी की शादी मौजूदा अहोम किंग प्रताप सिंघा के साथ हो जाती है और इसके बाद इनकी रिश्तेदारी सहयोग में भी बदल जाती है। सन 1615 ईस्वी में राजा परीक्षित कोच बिहार पर अटैक करने लगते हैं। इसकी खबर जैसे ही कोच बिहार के किंग लक्ष्मी नारायण को चलती है तो वो तुरंत मुगलों से मदद मांगता है। उस वक्त मुगल गवर्नर इस्लाम खान थे। उन्हें जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तुरंत एक्शन लेते हुए मुक्का राम खान को एक सैन्य टुकड़ी के साथ कोच बिहार की मदद करने के लिए भेजा। कोच बिहार पर राजा परीक्षित के आक्रमण काफी तेज हो रहे थे। अब यहाँ पर मुगलों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने अहोम से मदद मांगी कि वो भी इस युद्ध में मुगलों का साथ दें, लेकिन अहोम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मुगल अकेले ही राजा परीक्षित के खिलाफ मैदान में उतर गए। मुगल्स की एंट्री होने से राजा लक्ष्मी नारायण का पलड़ा अचानक से बहुत भारी हो गया, क्योंकि मुगल्स के पास नए और घातक हथियार होने के साथ साथ एक विशाल सेना थी, जिसका मुकाबला करना राजा परीक्षित के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और कुछ समय बाद वही हुआ जिस चीज का अनुमान लगाया जा सकता था। राजा परीक्षित को एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और मुगलों ने कोच हाजू को भी अपने अंडर में ले लिया और वहां पर मुक्का राम खान के अंडर एक मुख्यालय भी बनाया गया। युद्ध में हारने के बाद राजा परीक्षित के बड़े भाई बाली नारायण किसी तरह जिंदा बचकर अपनी जान बचाकर वो कोच हाजू से भागे और अहोम अंपायर के शरण में आ गए। इस जीत के बाद अब मुगल्स का शासन बरनादी नदी तक फैल चुका था। मुगल्स का इंटरेस्ट हाथी, हिरण, मुसब्बर लकड़ी, औषधीय सुगंधित पौधे, मिर्ची, तंबाकू और सोने जैसी तमाम चीजों पर था, जिनमें से कई चीजें अहोम डायनेस्टी में व्यापार के लिए प्रतिबंधित थीं। पर मुगल्स को तो ये सब चाहिए था, इसलिए उन्होंने इन सब चीजों का व्यापार अवैध रूप से करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अहोम्स के कंट्रोल में था, इसलिए इन प्राकृतिक चीजों पर अभी भी अहोम्स का ही कंट्रोल था। लेकिन मुगलों ने असम में अपने लिंक्स अंदर तक जोड़ लिए और नावों के जरिए भारोली नदी से होते हुए एक अवैध व्यापार का रूट तैयार कर लिया गया। जैसे ही अहोम्स को इस बात की खबर मिली, उन्होंने इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मुगलों की नाव और बाकी सामान को भी जब्त कर लिया, जिससे मुगल्स को अहोम्स के खिलाफ युद्ध छेड़ने का एक कारण मिल गया। अब शेख कासिम, जो उस वक्त बंगाल के मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगी अबू बकर के साथ 10,000 घोड़े और पैदल सेना, 200 बंदूकधारी और 400 बड़ी युद्ध नौकाओं को कोच हाजू रवाना कर दिया। इस वक्त उनका टारगेट अहोम्स थे। इनके कई स्थानीय सहयोगी भी थे जिन्हें इस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज थी, जिसमें से एक ढाका के पास रहने वाले एक जमींदार का बेटा सत्यजीत था, जिसने राजा परीक्षित के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अकेक गोहेन नाम का एक ईस्ट अहोम कमांडर भी था, जिसे अहोम्स ने अपनी सेना से निकाल दिया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए वो भी मुगल्स के साथ मिल गया। मुगल्स ने अहोम के काजली से अपना युद्ध शुरू किया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास स्थित था। यहाँ पर मुगल्स को बड़ी भारी जीत मिली, क्योंकि अहोम्स यहाँ पर इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिसके बाद अहोम्स को पीछे आना पड़ा और भराली नदी के कोस्ट के आसपास मुगलों से लड़ने के लिए अपनी रणनीतिक पोजीशन स्ट्रांग करने लगे। स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा को मुगल्स की प्रगति के बारे में जब सूचना मिली, तो उन्होंने अपनी मंत्री परिषद के साथ एक अहम बैठक की, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि राजा कथलबाड़ी किले में रुकेंगे, जबकि सभी मंत्री समधारा किले के पास रहेंगे और वहीं से अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब मुगल्स का टारगेट था कि किसी भी तरह वो भराली नदी को पार करें। इसके लिए उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया, पर असफल रहा, क्योंकि अहोम्स ने छापेमारी युद्ध करके मुगल्स को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन मुगल्स ने अपने पैर ही बस पीछे खींचे थे, अभी वो अपने रणनीतिक पोस्ट से वापस नहीं गए थे। इसके बाद जैसे ही मौका मिला, मुगल्स ने एक बार फिर भराली नदी पार करने का प्रयास किया और इस बार वो सफल रहे। इस बार सफलता का मेन कारण था कोहरे में अटैक। कोहरे के कारण मुगलों को फायदा मिला और अहोम्स को डिसएडवांटेज हुआ। मुगलों के पास घुड़सवार सेना भी थी, जिससे उन्होंने अहोम्स पर एक सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक में बिशंगा पात्रा को मुगलों ने पकड़ लिया। वो अहोम कमांडर थे। इस प्रकार युद्ध में अहोम की हार हो चुकी थी। इस पराजय की खबर जब अहोम डायनेस्टी के किंग स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा को लगी, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 14,000 सैनिकों की एक और टुकड़ी भेज दी। अहोम सैनिकों के बारे में एक बात बड़ी खास थी कि ये छापेमार युद्ध करने में काफी माहिर थे। इन्हें अपने क्षेत्र की काफी अच्छी जानकारी थी। इसी बात का ध्यान रखते हुए अहोम किंग को लगा कि इतनी सेना काफी है, लेकिन सेना मुगल से मुकाबला करने के लिए तो गई, लेकिन उसने एक्चुअल में वहां से मुगलों से मुकाबला ही नहीं किया। इसकी जगह वो किले की मरम्मत करने में जुट गई, क्योंकि किले को भी काफी नुकसान हुआ था इस युद्ध में। अब इसकी खबर जब राजा को लगी, तो राजा काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने इन सैनिकों के पास अपना एक मैसेंजर भेजा। वो मैसेंजर गया और वहां पर राजा का फरमान सबको सुना दिया। अहोम किंग ने अपने इस फरमान में कहा था कि जो कोई इस युद्ध के मैदान से पीछे हटेगा या भाग जाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी और सबके सामने उसके शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा का ये फरमान सुनने के बाद सेना के वो जवान जो डरे हुए थे, उनके पास भी अब युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नहीं करते तो भी मारे जाते। इससे बेहतर था कि बदनामी सर लेकर मरने से अच्छा है कि युद्ध किया जाए। अगर उसमें मरेंगे तो वीरगति प्राप्त होगी और एक सम्मान तो रहेगा ही रहेगा। बस इतना जानने के बाद सैनिकों के बड़े अधिकारी मुगलों पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, लेकिन अभी उन्हें मुगलों की ताकत का वास्तविक अनुमान नहीं था और ये अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक कोई जासूस मुगलों के कैंप में ना जाए और वहां से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ना लाए। तो इसके लिए उन्होंने गुप्तचर भेजना शुरू कर दिया, जो मुगलों के कैंप में रहे भी और मुगलों को इस बात की जानकारी नहीं हुई। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद वो गुप्तचर आए और सेना के बड़े अधिकारियों से बताया कि मुगल किला काफी कमजोर है, क्योंकि वहां के आसपास की जमीन रेतीली है, साथ में आसपास जंगल है, उसे भी साफ नहीं किया गया है। इस इंफॉर्मेशन ने अहोम कमांडर को आगे की प्लानिंग करने में बड़ी हेल्प की। उनको ये अनुमान लग गया कि उनकी सेना वास्तव में इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है कि हम उन पर भी अटैक कर सकते हैं। उनको तो ये भी आइडिया नहीं है कि अहोम के सैनिकों की क्षमता कितनी है और वो किस चीज में निपुण है। बस ये सब कुछ पता चलते ही अहोम्स ने आसपास के जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने मुगल के मेन शिविर पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे राइट टाइम का। और यहाँ पर अहोम्स की मदद की अकेक गोहेन ने, वही अकेक गोहेन जो कभी अहोम का कमांडर हुआ करता था और युद्ध में मुगलों की तरफ से भी लड़ा था।
मुगलों को इसने काफी इनपुट भी दिए थे, लेकिन अब वो डर गया था कि मुगल अगर हार गए और अहोम्स जीत गए तो उसे सजा मिलना निश्चित है। इसलिए वो क्षमा करने की शर्त पर मुगल्स के शिविर की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का वादा करता है और वैसा करता भी है। उसकी सलाह होती है कि अहोम्स को ठंड के घने कोहरे में मुगलों के ऊपर हमला करना चाहिए। फाइनली 1616 के जनवरी मध्य में एक सर्द रात में अहोम्स मुगलों के शिविर पर अचानक से हमला बोल देते हैं और यह हमला इतना अचानक था कि मुगल्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अहोम्स के 9 सैनिकों ने भी मुगलों पर हमला किया और उन्हें घेर लिया। इस तरह से हुए अचानक हमले के लिए मुगल तैयार नहीं थे और वो किसी भी तरीके से पलटवार नहीं कर सके। दोस्तों, ये हमला इतना भीषण था कि इसमें मुगल्स के 1700 सैनिक मारे गए, 9000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, 3000 सैनिक तो जंगल में भाग गए और 3400 सैनिक घायल हो गए। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी भागम भाग में उन्होंने बहुत सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिए, जिसमें तलवारें, भालें, युद्धक नावें, हाथी, घोड़े, बंदूकें, तोपे जैसे युद्ध करने के तरह तरह के सामान थे। तो इस युद्ध से मुगलों का तो सफाया हुआ ही, फाइनली वो असम को छोड़कर भाग गए। साथ ही अहोम्स के हाथों में हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा लग गया। इसके अलावा अहोम्स को दूसरा एडवांटेज ये भी था कि अहोम किंगडम की अब सीमाएं बढ़ गई थी। इस युद्ध के बाद प्रताप सिन्हा ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में एक और नए किले का निर्माण कराया जो समधारा में था। अभी तक समधारा में अहोम्स का एक ही किला था, लेकिन दूसरा किला बनने के बाद इनकी स्ट्रेटेजिक बढ़त उस क्षेत्र में और मजबूत हो गई थी। तो मुगल और अहोम्स के बीच बैटल ऑफ समधारा पहली लड़ाई थी जिसमें अहोम्स ने जीत हासिल की। अहोम और मुगलों के बीच वैसे तो पूरी हिस्ट्री में 18 लड़ाइयां हुई हैं और कभी भी मुगल्स अहोम्स पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कई लड़ाइयां काफी छोटी हुआ करती थीं और कई लड़ाइयां छद्म युद्ध यानी छापेमार युद्ध की तरह होती थी, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आते थे। ठीक ऐसा ही बैटल ऑफ समधारा के बाद भी हुआ। बैटल ऑफ समधारा में मुगल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनके सैनिक तो मारे ही गए और पैसे का भी काफी लॉस हुआ, जिसके बाद बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान को इसहार का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया। इस युद्ध में अहोम्स की जीत हुई, जिससे वो काफी खुश थे और ये भी चाहते थे कि दोबारा कभी भी मुगल से सामना ना हो। पहली लड़ाई के बाद मुगल सल्तनत भी समझ गई कि असम कब्जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसलिए इसके बाद वो 20 सालों तक खामोश रहे। हालांकि खामोशी के बीच आग सुलग रही थी। इसके चलते 20 सालों के दौरान कई छोटी छोटी जंगें हुई। इसमें दोनों साइड को टाइम पर विक्ट्री भी मिली, लेकिन दूसरा बड़ा युद्ध 1636 में हुआ। तो दूसरी लड़ाई के बारे में जाने उसके पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर इन 20 सालों में क्या क्या हुआ। इस बड़ी हार के बाद मुगल अब नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक सिमट गए थे। उन्हें डर था कि कहीं अहोम्स फिर उन पर अटैक करके ये एरिया भी अपने हाथों में न ले लें, इसलिए वो बड़ा बैलेंस्ड बिहेवियर कर रहे थे, पीसपूर्ण नीतियां बना रहे थे, जिससे कि उनका शक्तिशाली पड़ोसी नाराज ना हो और उन पर कोई अटैक ना करे। वहीं अहोम्स कुछ अलग ही सोच रहे थे। वो अभी भी मुगलों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपना रहे थे। एक बड़ी जीत के साथ उनको पहली बढ़त तो मिल ही चुकी थी, इसलिए उनकी चाहत थी कि कामरूप से भी मुगलों को हटा दिया जाए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था, क्योंकि असम में आपदा आने के बाद मुगल अधिकृत जो कामरूप था वहां पर राजद्रोह बढ़ गया और मुगल्स के प्रति विद्रोह खड़ा हो गया। ये विद्रोह वैसे तो नेचुरल था, लेकिन अहोम से इसे और ज्यादा भड़काने की पूरी कोशिश की। मुगल सब कुछ जान रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि अहोम्स का विरोध कर सके। फिर आया सन 1618, जब अहोम्स के राजा प्रताप सिंह ने परीक्षित के भाई बाली नारायण को दारंग का राजा बना दिया। इसके बाद मंगलताई में 300 सैनिक भी खड़े कर दिए। इसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से कामरूप को वापस अपने अंडर में लिया जाए। अहोम किंग को उम्मीद थी कि बाली नारायण, जो कि वहां के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था, वापस उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अहोम्स ने अपनी तरह से आर्मी से सपोर्ट किया, उसके बाद भी बाली नारायण कामरूप को अपने कब्जे में नहीं ले सके। इसके बाद अहोम्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और 1619 में धनिकल पहाड़ी की ओर से एक बार फिर कामरूप के इंटरनल अफेयर में अपना हस्तक्षेप किया। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किला बना हुआ था, जिस पर मुगल्स का कंट्रोल था। यहाँ के पहाड़ी प्रमुख भी मुगल कंट्रोल के कारण बड़े परेशान थे, इसलिए उन्होंने अहोम से मदद मांगी इस किले को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए, और अहोम्स ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। और एक कड़े संघर्ष के बाद पहाड़ी प्रमुखों को इस किले पर कब्जा करने में कामयाबी मिली और मुगल्स को किला छोड़कर भागना पड़ा। अब यहाँ से कामरूप पर आसानी से टारगेट किया जा सकता था, लेकिन मुगल्स ने एक बार फिर पूरे पावर से धनिकल पर लड़ाई छेड़ दी और अहोम्स के कड़े विरोध के बावजूद भी धनिकल पर अपना कब्जा कर लिया। कामरूप को अपने अंडर में लेने के लिए अहोम्स ने 3 मेजर अटेम्प्ट किए, लेकिन तीनों विफल हो गए। इसलिए उन्होंने कामरूप को अपनी नीति से हटा दिया और बाली नारायण, जो कि वहां के राजा बनाए गए थे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। तो सन 1616 के बाद से अभी तक मुगल और अहोम्स के बीच कोई सीधा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, अहोम्स ने पहाड़ी प्रमुखों को संरक्षण दे रखा था और मुगल इस बात से नाराज थे। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ी प्रमुखों ने बंगाल गवर्नर कासिम खान के साथ बुरा बर्ताव किया था। दूसरा कारण था पांडु के थानेदार सत्यजीत। इस थानेदार ने बाली नारायण को उस वक्त कामरूप पर अटैक करने के लिए उकसाया था जिस वक्त बंगाल के गवर्नर को हटाकर किसी दूसरे को गवर्नर बनाया गया था। सत्यजीत ने ही बाली नारायण को यह एडवाइस की थी कि इस वक्त मुगल्स पर अटैक करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी मुगल्स इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, तो ऐसे में युद्ध पर उनका ध्यान बहुत कम जाएगा। तो ये तो बड़े रीजन थे जिनसे मुगल से नाराज थे। वो चाहते थे कि अहोम्स सत्यजीत को पनिश करें, पर उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे बाली नारायण ने कामरूप में मुगलों से उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें मुगल्स को भी हथियार उठाने पड़े। यह युद्ध काफी लंबा चला, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली और काफी मशक्कत के बाद जब दोनों पक्ष हथियार की कमी से जूझने लगे तो युद्ध बंद होने लगा। सन 1628 में शाहजहां को मुगल बादशाह बना दिया गया था। शाहजहां ने इस युद्ध को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। युद्ध विराम से पहले मुगल्स की सीमा काफी सीमित हो गई थी, वो हाजों तक ही सिमट कर रह गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए अहोम्स ने हाजों को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद आया सन 1636, जब एक बार फिर यह युद्ध शुरू हुआ। इसी युद्ध को ऑफिशियली मुगल और अहोम्स के बीच सेकंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाता है।
दोस्तों आपको बता दें 1636 के दिसंबर में मुगल पूरी तैयारी के साथ कामरूप में दाखिल हो गए। इसके बाद मुगल और बाली नारायण के बीच तो संघर्ष हुआ ही, मुगलों ने अहोम्स के साथ भी संघर्ष शुरू कर दिया और युद्ध लगभग 1 साल तक चलता रहा। नवंबर 1637 तक मुगल इस युद्ध में इतनी बढ़त बना चुके थे कि अहोम्स के ऊपर अब प्रेशर बनने लगा था। इस संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि पूरे कामरूप पर अब मुगलों का राज हो गया। जो थोड़ा बहुत प्रभाव अहोम्स का था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद इस युद्ध का तीसरा स्टेप बहुत जल्द शुरू हो गया और तीसरे स्टेप में मुगल्स ने इन्हें और पीछे खदेड़ना शुरू किया और अपने बॉर्डर को ब्रह्मपुत्र नदी तक कर लिया। वो अहोम्स को खदेड़ते हुए पीछे करते गए और अक्टूबर 1638 में समधारा के पास जाकर रुके। अब बारी थी अहोम्स की। पिछली बार की तरह इस बार भी अहोम्स ने एक ऐसा पलटवार किया जिसके सामने मुगल्स की एक न चली। ब्रह्मपुत्र नदी के पास समधारा में एक बार फिर मुगल और अहोम्स के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे गए। न सिर्फ सैनिक मारे गए, एक बार फिर दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा पैसों का भी लॉस हुआ। इस युद्ध में मुगल्स को एक बार फिर कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अहोम्स पूरी तरह मुगलों को कामरूप से नहीं निकाल सके और रिसोर्सेज न होने के कारण दोनों पक्षों को एक बार फिर युद्ध रोकना पड़ा और पीस समझौता करने के लिए दोनों पक्ष मजबूर हो गए। अभी तक दोनों पक्षों के बीच समाधान का एक ही तरीका देखा जाता था और वो युद्ध था, लेकिन अब दोनों ही पक्षों को ये रियलाइज होने लगा था कि युद्ध शायद यहाँ पर किसी को बढ़ता नहीं दिला पाएगा। खासकर मुगल्स को इस बात का एहसास हो चुका था कि असम पर पूरी तरह से राज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए किसी तरह समझौता करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि मेन पर्पस तो व्यापार करना ही था। 1639 में अहोम जनरल मोमाई तमुली बोरबरुआ और मुगल कमांडर अल्लाह यार खान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ असुरर अली के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अहोम्स ने कामरूप में मुगलों के इन्फ्लुएंस को स्वीकार किया, साथ ही मुगलों ने भी ये स्वीकार किया कि वो अहोम्स के राज्य में किसी भी तरह का दखल नहीं देंगे। असम का गुवाहाटी से लगा हुआ वेस्टर्न असम मुगलों के पास चला गया, लेकिन बाकी पूरे असम में इन्होंने अहोम्स के राज को एक्सेप्ट किया। उम्मीद थी कि इस पीस ट्रीटी के बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, या यूं कहें कि दोनों ही पक्ष इस पीस ट्रीटी को बहुत कड़ाई से पालन नहीं कर रहे थे। इसीलिए दोनों पक्षों में असंतोष एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहा, जैसे व्यापार, सीमा विवाद, दोनों तरफ के राजनीतिक अपराधियों को सजा न देना, पर्सनल फ्रीडम और लोगों पर अत्याचार जैसे तमाम मुद्दे थे, जिनकी वजह से असम के लोग मुगल्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। दोनों ही पक्षों में टकराव लगातार बना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी युद्ध को टाला जा रहा था। पर अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा था जो आगे चलकर बड़े युद्ध का रूप ले सकता था, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। फरवरी 1639 में हुई इस पीस ट्रीटी को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड ने कोई खास रोल नहीं निभाया। सन 1648 में दोनों पक्ष एक बार फिर जंग के मैदान पर उतर आए और एक बड़े युद्ध का गवाह एक बार फिर इतिहास बना। दोस्तों 1648 में इन दोनों पक्षों के बीच एक और बड़ा युद्ध हुआ। सन 1648 में जयध्वज अहोम किंगडम के नए किंग बने। इसी खुशी में गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने उन्हें बधाई संदेश भेजा, लेकिन जयध्वज ने बधाई संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शाहजहां के स्वास्थ्य ठीक न होने का फायदा उठाते हुए गुवाहाटी पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ही अचानक हुआ था, जिसके लिए मुगल प्रिपेयर नहीं थे। बस फिर क्या था, इस हमले में मुगल्स भागने पर मजबूर हो गए और अहोम्स ने उन्हें मानस रिवर तक खदेड़ डाला। इसके साथ ही बांग्लादेश के ढाका में भी मुगलों का जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसे भी नष्ट कर दिया गया और जो लगभग 9000 मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर असम ले गए। इस दौरान मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन में फंसे हुए थे और फाइनली 1658 में औरंगजेब मुगल सल्तनत का नया बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक बार फिर मुगल सल्तनत की पताका फहराने के लिए मीर जुमला और राम सिंह को आदेश दे दिया गया। दोनों ने असम पर अटैक किया। शुरुआती कुछ दिनों में ही ये गुवाहाटी और मानस रिवर पर बड़ी आसानी से कब्जा करने में कामयाब हो गए। इन्हें अहोम से कोई खास टक्कर नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त अहोम आर्मी में भी एक डिससेटिस्फेक्शन फैला हुआ था। इसके बाद मुगल आर्मी आगे बढ़ती गई और पांडु खजनी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज को भी अपने कंट्रोल में लेती गई। लेकिन अब अहोम को लगने लगा कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हो सकता है कि वो पूरे असम पर कब्जा कर लें। इसलिए जब भी मुगल आर्मी कालियाबोर पर आई तो अहोम पलटवार करते हैं, पर मुगल्स को रोक नहीं पाए, क्योंकि मुगल संख्या में बहुत ज्यादा थे। साथ ही कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर उनका कब्जा हो चुका था। अब मुगलों का अगला डेस्टिनेशन था राजधानी गढ़गांव। मुगल्स यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अटैक में वो जयध्वज को नहीं पकड़ पाते। जयध्वज किसी तरह अपनी जान बचाकर ईस्टर्न हिल में चला जाता है। इसके कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश के कारण नदी में बहाव तेज हो जाता है, जिसके चलते असम में जो मुगल थे उनका कॉन्टेक्ट ढाका के मुगलों से नहीं हो पाता। तो अहोम्स के लिए अपने राज्य को वापस पाने के लिए यही सबसे अच्छा समय था। वो मुगलों पर अटैक करते हैं और उन्हें वापस राजधानी से खदेड़ देते हैं। लेकिन सितंबर आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ढाका की मुगल आर्मी एक बार फिर राजधानी पर अटैक करती है और फाइनली जयध्वज को मजबूरी में पीस ट्रीटी करनी पड़ती है। दोस्तों 1663 में अहोम और मुगल्स के बीच ट्रीटी ऑफ घिलाजा रिघाट होती है। इस ट्रीटी की शर्त को अगर अहोम्स पूरा कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो कंगाल हो जाते हैं। तो ऐसी क्या शर्तें थी, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहली शर्त, जयध्वज सिंघा को अपनी एक बेटी जिसका नाम रोमोनी गभोरू था और उम्र मात्र 6 साल थी, उसे शाही हरम में भेजना था। 1668 में इसकी शादी औरंगजेब के बेटे से हो गई। 20,000 तोला सोना और इसका 6 गुना चांदी यानी लगभग 1,20,000 तोला चांदी के साथ 40 हाथी एक साथ देने होंगे। इसके अलावा एक साल में 3 लाख तोला चांदी और 90 हाथी देने होंगे। और चौथी शर्त थी सालाना 20 हाथी देने होंगे। और पांचवी, वो 5 राइस के लड़कों को पकड़ लेता है और उन्हें तभी छोड़ेगा जब सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। छठी शर्त थी ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्दर्न कोस्ट पर बरेली नदी के वेस्ट में और साउथ में कलंग नदी के कोस्टस्थ राज्य को दिल्ली के सम्राट को सौंप दिया जाएगा। सातवीं शर्त थी बदुली फुकन और उसके परिवार के सभी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने 1662 की लड़ाई में मुगलों का साथ दिया था। और आठवीं शर्त थी ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ और साउथ बैंक में दिल्ली के राजा का अधिकार होगा। ये दोनों क्षेत्र काफी उपजाऊ थे। इस ट्रीटी के हिसाब से जो भी चीजें थीं वो अहोम मुगल को देने वाले थे
और इनमें से बहुत कुछ जयध्वज दे भी देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद चक्रध्वज अहोम किंगडम के नए राजा बनते हैं। सन 1665 में सैयद फिरोज खान, जो कि बंगाल में मुगलों के फौजदार थे, वो बाकी की शर्तों के मुताबिक पैसे देने के लिए चक्रध्वज को एक लेटर लिखते हैं, लेकिन चक्रध्वज पैसे देने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही असम के उन जगहों पर हमला कर दिया जाता है जहां पर मुगल्स थे। मुगल इस अटैक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे और मात्र 2 महीने के अंदर ही उन्हें असम को छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह एक बार फिर पूरे असम पर अहोम्स का राज हो गया। अब इस हार से बौखलाया औरंगजेब काफी नाखुश हुआ और मीर जुमला को अहोम पर अटैक करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, अहोम के ऊपर ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा सेना थी जिसकी तुलना अहोम की छोटी सेना से हो ही नहीं सकती थी। अगर दोनों सेनाओं का आमने सामने का युद्ध होता तो अहोम कभी भी नहीं टिक सकते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं आप? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये लड़ाई भी अहोम ही ने जीत ली थी। दोस्तों, हिस्ट्री की बुक में ये लड़ाई आपको बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से मिलेगी। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें कई साहसी और बहादुर राजाओं के किस्से मिल जाएंगे, जिन्होंने जरूरत के वक्त अपने साहस और वीरता से दुश्मन को हराया। इनमें से महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि के किस्से तो हम सब सुनते हैं, लेकिन लचित बरफुकन भी इन्हीं बहादुर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिस्ट्री की किताबों में इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता। लचित बरफुकन कितने महान शख्सियत थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईस्ट राज्यपाल श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने अपनी एक किताब लॉन्च की थी जिसका नाम मिशन असम था। इस बुक में उन्होंने बड़े ही क्लियर वर्ड्स में लिखा था कि महाराष्ट्र और असम हमारे विशाल और महान देश के 2 विपरीत छोर पर हो सकते हैं, लेकिन वो एक समान इतिहास, एक बड़ी विरासत और एक समान भावना से एकजुट हैं। दोनों राज्यों ने 2 महान लीडरों, महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी और असम ने लचित बरफुकन को जन्म दिया है। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम राज्य के एक सैनिक परिवार में हुआ था। लचित बहुत जल्दी ही युद्ध कला में निपुण हो गए थे। वो एक इंटेलिजेंट इंसान भी थे, इसलिए उन्हें चक्रधर सिंह के शाही घुड़साल का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद सिमलुगढ़ किले का प्रमुख भी बना दिया गया, लेकिन इनकी ब्रेवरी और वॉर स्किल्स को देखते हुए बहुत जल्दी इन्हें सेनापति बना दिया गया। दोस्तों, हम सब इन्हें लचित बोरफुकन नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं है। असल में इनका असली नाम चाउ लाचित फुकन लुंग था। दरअसल अहोम एम्पायर में बरफुकन एक पोस्ट का नाम था। जो भी इस पोस्ट पर होता उसके अंडर 6000 सैनिक हुआ करते थे। लचित जब बरफुकन बने थे तो उनके सामने मुगल्स की चुनौती तो थी ही, इससे बड़ी चुनौती थी अपनी सेना को संगठित करके रखना, क्योंकि अहोम्स में काफी असंतोष फैल रहा था। आर्मी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उतनी डेडिकेटेड दिख नहीं रही थी, जो कि एक चिंता का विषय था। वही मुगल राजा लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अहोम डायनेस्टी को असम से खत्म कर दिया जाए और वहां पर अपना कंट्रोल कर लिया जाए। अब ऐसे हालात में अगर खुद की सेना में असंतोष फैल जाए तो वो परेशानी का विषय बन ही जाएगा। और ऐसा ही कुछ हाल लचित बरफुकन का था। इसलिए लचित ने सेनापति बनने के बाद सबसे पहले सेना का पुनर्गठन करना शुरू किया। नई भर्ती कराई, युद्ध के लिए नए हथियार इकट्ठे किए, नेवी के लिए नई शिप्स बनाए गए और ये सब कुछ बहुत सीक्रेटली किया गया, जिससे कि मुगल्स को कुछ अंदाजा न लग सके। अगर मुगल्स ये जान जाते तो हो सकता है कि वो काफी पहले अटैक कर देते। अब लचित का पहला मेजर टास्क था गुवाहाटी के इटाकुली किले को मुगलों से आजाद कराना। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी ना कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। ठीक ऐसा ही लचित बरफुकन ने इस किले को जीतने के लिए किया। मुगल्स ने फिरोज खान को फौजदार बना दिया था। फिरोज खान काफी अय्याश टाइप का था। उसने चक्रध्वज सिंह से, जो कि असम के किंग थे, संदेश के जरिए कह दिया कि असम की लड़कियों को उसके पास भेजा जाए। अब ये जानते ही असम की पब्लिक पूरे गुस्से में आ गई। एक बार फिर असम के अंदर मुगलों के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। फिरोज खान के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। बस यहीं पर लचित बरफुकन ने होशियारी दिखाई और डिसीजन लिया कि बस यही सही मौका है किले को अपने कब्जे में लेने का। अहोम सेना भी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, उनका जासूसी नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग था। इसी नेटवर्क का यूज करते हुए लचित ने किसी प्रकार से रात को 12-15 लोगों को किले में पहुंचा दिया। ये सभी जाकर वहां जितनी भी तोपें थीं उन सभी में पानी डाल देते, जिनसे वो काम करने लायक नहीं बचती। अहोमी सेना को तोप से ही सबसे ज्यादा थ्रेट था, इसलिए लचित बरफुकन ने इन्हें ही हटा दिया, जिसके बाद युद्ध बहुत आसान हो गया। फिर अगले दिन अहोम किले पर अटैक किया और मुगल्स के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा और इस तरह अहोम का किले पर कब्जा हो गया। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि गुवाहाटी किले पर अब अहोम्स का कब्जा हो गया है तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया और किले को वापस लेने के लिए उसने फौरन मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को यह आदेश दिया कि वो गुवाहाटी पर आक्रमण करके किले को वापस अपने कब्जे में ले। बस फिर क्या, आदेश मिलते ही वो गुवाहाटी की तरफ बढ़ चला। राम सिंह के पास 70 से 75 हजार सैनिकों की एक विशाल सेना थी। ये सेना कितनी विशाल थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 18,000 घुड़सवार, 30,000 से अधिक पैदल सैनिक, 2,000 से ज्यादा आर्चर और 21 राजपूत राजाओं की सैन्य टुकड़ियां, 40 वॉरशिप्स और कूच बिहार से लगभग 15,000 सैनिक अलग से शामिल हुए थे। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी कुछ सैनिक अपनी तरफ से भेजे थे। तो सैनिकों की संख्या देखकर तो ये साफ था कि औरंगजेब अब इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाना चाहता था। उसे किसी भी कीमत पर असम पर कब्जा चाहिए था। इस विशाल सेना की कंपैरिजन अगर अहोम की सेना से की जाए तो अहोमी आर्मी मुगल सेना के सामने कहीं भी नहीं टिकती थी, क्योंकि संख्या में वो इतनी विशाल नहीं थी कि मुगल की सेना का सामना कर सके। इसलिए अहोम्स ने छापेमार युद्ध का सहारा लिया। गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए मुगल सैनिकों को पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरना था, इसलिए लचित बोरफुकन ने उस रूट को मिट्टी से बंद करवा दिया और वहां पर इतनी ऊंची दीवार खड़ी करवा दी जिसे क्रॉस कर पाना असंभव था, क्योंकि उनके साथ घोड़े वगैरह भी थे। अब मुगल के पास सिर्फ एक ही रूट बचा था और वो था ब्रह्मपुत्र नदी से होकर जाना। तो एक तरफ रणनीतिक स्तर पर अहोम्स अपनी पूरी तैयारी करने में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव भी उन्होंने राम सिंह के पास भेज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते और बातचीत करके राज्य में शांति लाना चाहते। इस तरह का शांति प्रस्ताव भेजकर राम सिंह को काफी वक्त तक लचित बोरफुकन ने अपनी बातों में उलझाए रखा। इससे अपनी सेना की तैयारियों को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका भी मिल गया। अब जैसे ही तैयारी कंप्लीट हो गई तो लचित बोरफुकन ने राम सिंह से कह दिया कि तुम तो नौकर हो, तुमसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, अपने राजा को बुलाओ, उनसे ही बात करेंगे।
बस यही बात राम सिंह को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उसने गुस्से में डिसीजन लिया कि हमें ब्रह्मपुत्र नदी से ही होकर जाना है। बस फिर क्या था, लचित बोरफुकन और पूरी अहोम सेना यही चाहती थी कि वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही आए। ब्रह्मपुत्र नदी पार करने में एक काफी नैरो पैसेज पड़ता था जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर थी। ये एरिया 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो अगर किसी नेवी को इस रूट में ब्लॉक करना है तो ये सबसे अच्छी जगह थी। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा अहोम्स ने उठाया। मुगल नेवी को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो अहोम के बनाए जाल में फंस चुके हैं। आगे अहोम सैनिक और नेवी उनका काल बनकर इंतजार कर रही थी कि कब मुगल आर्मी नैरो पैसेज पर आए और उन पर अटैक किया जाए। बस कुछ समय बीता और वो वक्त आ गया जब मुगल आर्मी नैरो पैसेज में आ गई। अब उस नैरो पैसेज के 3 तरफ 3 पहाड़ियां थी, जिसमें कामाख्या मंदिर, दूसरी ओर अश्वक्लांता का विष्णु मंदिर और तीसरी ओर ईटाकुली किले की दीवारें थी। इन तीनों जगहों से धुआंधार अटैक किया गया, जिसका मुगल नेवी के पास कोई भी जवाब नहीं था। मुगल नेवी वैसे भी पानी में युद्ध करने में कमजोर थी, उसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ऊपर से इस सरप्राइज अटैक ने मुगल नेवी को भौचक्का कर दिया। इसमें मुगल नेवी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। करीब 4000 सैनिकों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उसके 3 टॉप एडमिरल की भी मौत हो गई और सबसे बड़ी बात, एडमिरल मुनव्वर खान को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही मुगल आर्मी को मानस रिवर तक खदेड़ दिया गया। तो इस तरह तीसरे युद्ध में भी अहोम को ही जीत मिली। ये युद्ध अहोम्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ अहोम्स की सैनिक क्षमता के लिहाज से मुगल आर्मी के सामने कहीं पर नहीं दिखते थे। लेकिन वो कहावत है ना कि युद्ध असल में शस्त्रों और अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि अपने दिमाग से लड़ा जाता है। और अहोम ने इसी जीत के साथ कई छोटी छोटी नाव भी डेवलप कर ली थी, जो साइज में मुगल्स की नावों से काफी छोटी थी, लेकिन बहुत फास्ट थी। उनसे काफी तेज इंटेंसिटी से अटैक कर पाना पॉसिबल हुआ था। दोस्तों, सरायघाट का ये युद्ध न सिर्फ अहोम डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बल्कि पूरे असम के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जरा सोचिए, अगर इस युद्ध में मुगल जीत जाते और अहोम की हार हो जाती तो असम की संस्कृति और वहां के लोगों का धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता, जैसे मुगल दुनिया के बाकी हिस्सों पर किया करते थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इस जीत के बाद असम में कई सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान देखने को मिले। कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया, जो आज भी असम की सांस्कृतिक धरोहर को अपने अंदर समाये हुए हैं। ललित बोरफुकन, जो इस जीत के हीरो हैं, उन्हें पूरे असम का हीरो माना गया और आज पूरा देश उन्हें अपना हीरो मानता है। और देश के हर एक इंसान को इन्हें अपना हीरो मानना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जो देश के अन्य डायनेस्टीज ने नहीं किया। दोस्तों, मुगलों के अधीन लगभग सभी किंगडम के लिए अपनी फ्रीडम को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, जो अहोम्स ने करके दिखाया, और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट लचित बोरफुकन को ही जाता है। हालांकि बैटल ऑफ सरायघाट में लचित बोरफुकन को भी ज्यादा चोटें आईं, जिसके चलते वो चल फिर नहीं सकते थे। कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन दोस्तों, ऐसे वीर कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो मरकर हम सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। और आने वाली कई शताब्दियों तक लचित, वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीर प्रतापी योद्धाओं के किस्से पढ़े जाते रहेंगे, और हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर किन वीर सपूतों का खून दौड़ रहा है। हम उसी मिट्टी में जन्मे हैं जिस मिट्टी में ऐसे वीर सपूत जन्म ले चुके हैं। बैटल ऑफ ईटाकुली। उन्हें सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अहोम अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, और उन्हें किस तरह वॉर के लिए यूज करना है, अहोम्स को ये अच्छी तरह आता था। इसलिए तो उन्होंने मुगल्स की इतनी भारी सेना को भी धूल चटा दी और मुगल्स को अपनी जान बचाकर उल्टे पांव 9-2-11 होना पड़ा। इसे तो तुक्का भी नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि 1-2 बार हराया हो तो समझ में आता है। लेकिन हर मेजर लड़ाई में अहोम की जीत ये सिद्ध करती है कि अपने रीजन में अहोम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सरायघाट युद्ध में तो औरंगजेब ने लगभग अपनी पूरी ताकत ही अहोम के खिलाफ उतार दी थी। मुगलों की तरफ से ये एक फुल स्केल वॉर था। उन्होंने ये सोचा ही था कि अहोम इतनी बड़ी सेना का तो सामना कर ही नहीं सकते। अगर मुगलों की कुछ सेना मर भी गई तो क्या दिक्कत है, सेना इतनी ज्यादा थी कि मरते मरते भी किले पर कब्जा तो हो ही जाएगा। यहाँ से औरंगजेब को जीत लगभग तय दिख रही थी, लेकिन हुआ क्या, वो आपने लास्ट एपिसोड में सुन ही लिया है कि कैसे मुगल को डराकर अहोम्स ने मारा था। लेकिन एक के बाद एक इतनी हार देखने के बाद इनका मन नहीं भरा। तभी 1682 में ईटाकुली में एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए। लेकिन इस युद्ध के बाद मुगल कभी जुर्रत नहीं कर पाए अहोम्स की तरफ वापस देखने की। इस बैटल के बाद मुगल के दिल और दिमाग दोनों जगह में ये बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि नॉर्थ ईस्ट को जीतना मुश्किल ही नहीं, असल में नामुमकिन है। हाँ, थोड़े समय के लिए वहां जरूर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन मुगल का प्लान लॉन्ग टर्म तक असम को अपने कब्जे में लेने का था, जो कि अहोम के रहते पूरा नहीं हो सकता था। तो आइए जानते हैं सरायघाट युद्ध के बाद क्या क्या हुआ और ईटाकुली की लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, सरायघाट युद्ध जीतने के बाद अहोम्स बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कंट्रोल में गुवाहाटी के अलावा आसपास का पूरा क्षेत्र था। वो भी मुगल्स बंगाल तक सीमित थे। मुगल के गवर्नर आजम शाह बंगाल में ही बैठा करते थे, लेकिन अभी भी गुवाहाटी को कब्जाने की तरह तरह के षड्यंत्र वो बनाते रहते थे। तो ऐसे ही उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इस बार शस्त्र बल की बजाय कूटनीति का यूज करके गुवाहाटी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। 1679 में अहोम डायनेस्टी के किंग सुदोई फा बन गए थे और लालुक बरफुकन को उन्होंने गुवाहाटी का राजा बना दिया था। लालुक की नीति को अहोम किंग समझ नहीं पाए थे। असल में लालुक बहुत लालची था। मुगल सूबेदार आजम खान को भी इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने लालुक को कुछ लुभावने ऑफर्स दिए। उसने लालुक से कहा कि अगर वो गुवाहाटी का किला आजम खान को सौंप देगा तो वो उसे 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा। साथ ही असम जीतने के बाद वहां का किंग भी लालुक को ही बनाया जाएगा। लालुक लालच में मुगल की बात मान लेता है और 4 लाख सोने के सिक्कों में वो गुवाहाटी का सौदा कर लेता है। अब गुवाहाटी किले पर मुगल्स का कंट्रोल हो जाता है। सुदोई फा जब तक अहोम किंग रहे तब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन 1681 ईस्वी में गदाधर सिंह अहोम किंगडम के राजा बने। गदाधर सिंह के राजा बनते ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और गुवाहाटी को लेने के लिए विचार करने लगे। प्लानिंग भी शुरू हो गई। गदाधर सिंह ने अपनी पूरी सेना को इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि हमें गुवाहाटी से मुगलों को वापस खदेड़ना है और अपने कंट्रोल में वो किला लेना है। उस वक्त सेना के कमांडर दिहिंगिया अलुन बोरबुआ थे।
तैयारी के दौरान ये योजना बनाई गई कि गुवाहाटी पर 3 तरफ से हमला करना है ताकि मुगल्स को कहीं से भी संभलने का मौका ना मिले। तो इस तरह अहोम ने इस पूरे वॉर की स्क्रिप्ट तो लिख दी थी, अब जरूरत थी इसे पूरा करने की। अब जैसे ही जंग की बारी आई तो सिचुएशन बहुत अलग दिखने लगी। अलग इसलिए क्योंकि जो मुगल सेना हर युद्ध में पूरा डट कर मुकाबला करती थी, लेकिन इस युद्ध में बिना युद्ध किए ही पीछे हट रही थी, अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही थी। और इसके पीछे कई रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन तो ये कहा जाता है कि इसी समय औरंगजेब मराठों के साथ युद्ध में बिजी था और बंगाल का सूबा जहां मुगल गवर्नर बैठते थे वहां से भी कोई सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ अनबन चल रही थी जिसे मुगल सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे। फौजदार आजम खान भी थोड़ा अस्वस्थ था और मुगल सेना में भी कुछ असंतोष फैला हुआ था, यानी लीडर भी तैयार नहीं और सेना भी तैयार नहीं। तो यही सारे कारण बने जिनसे कोई भी मुगल अहोम के सामने टिक नहीं सका। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुगल एक्चुअली में इस वॉर के लिए उस वक्त प्रिपेयर नहीं थे। अहोम्स ने अपना पूरा ध्यान नॉर्दर्न कोस्ट के शाहबुरुज और सदर्न कोस्ट के ईटाखुली पर लगाया। शाहबुरुज तो बड़ी आसानी से अहोम के हाथों में आ गया, क्योंकि वहां की जो सेना थी वो अहोम को देखते ही पीछे हट गई। लेकिन ईटाखुली में लड़ना पड़ा। ईटाखुली का सेनापति अली अकबर था, उसने अहोम से संघर्ष करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जब अहोम सरानिया किले पर अटैक करने के लिए आए तो वो कुछ देर संघर्ष करने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। सरानिया किले पर अहोम सेना के भारी अटैक के चलते अली अकबर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। वो सुबह होते ही अपनी सेना के साथ किला छोड़कर भाग गया। अली अकबर ने ही फौजदार मंसूर खान को किला छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि अगर वो किले में रहता तो शायद उसकी मौत भी हो जाती। मंसूर खान जो उसका साथी था उसने भी अली की सलाह मानी और किला छोड़कर भाग गया। अहोम नेवी काफी स्ट्रॉन्ग थी और नेवी ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी हमले के लिए। फाइनली 15 अगस्त 1682 ईस्वी को वो मौका भी आ गया जब दोनों पक्षों की नेवी का आमना सामना हुआ। अहोम की तरफ से दिहिंगिया राजखोवा और मुगल की तरफ से जयंत सिन्हा नेवी की अगुवाई कर रहे थे। इन दोनों के बीच पनीद्वार में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जयंत सिन्हा हार गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह अहोम्स 3 मोर्चों पर एक साथ अटैक करके गुवाहाटी को अपने कंट्रोल में लेने में सफल हो गए। अहोम्स को इतनी आसान जीत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी तैयारी ही ये सोचकर की थी कि मुगल्स इस बार कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन मुगल्स की तैयारियां भी पिछली बार की तरह नहीं थी। आधे से ज्यादा लोग तो बिना लड़े ही भाग गए और जिन्होंने थोड़ी बहुत लड़ने की हिम्मत दिखाई भी वो भी लास्ट में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गए। और इस तरह ईटाखुली की ये ऐतिहासिक लड़ाई भी अहोम्स ने जीत ली। ये जीत असम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसके बाद मुगल्स ने कभी पलटकर असम की तरफ देखा भी नहीं। हमला करना तो बहुत दूर की बात थी। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस अंपायर ने मुगलों का सामना इतनी बहादुरी से किया और मुगलों से अपने किंगडम को 600 सालों तक बचा कर रखा, क्या उसका भी पतन हो सकता है? उस टाइम पीरियड में तो सबसे ज्यादा पावरफुल मुगल्स ही हुआ करते थे। अब जिसने मुगल्स को एक नहीं 18 बार हरा दिया हो, उसका पतन भला कैसे हो सकता है? तो बात कुछ ऐसी है कि इसका पतन तो जरूर हुआ था, लेकिन कारण गुलामी नहीं थी। कारण था घरेलू लड़ाई, जिसका सबसे बड़ा रीजन बना पाइक सिस्टम, जिसके थ्रू आर्मी की भर्ती होती थी। 1228 ईस्वी में अहोम अंपायर शुरू हुआ था और 1826 ईस्वी में इसका ब्रिटिश प्रशासन में मिल जाना, यानी पूरे 600 सालों तक इसने अपनी सोविरियनिटी और डिग्निटी को बनाए रखा था, जो ऐसा करने वाली एकमात्र इंडियन डायनेस्टी थी। और इसी डायनेस्टी के साथ आज भी अहोम डायनेस्टी याद की जाती है। इसने असम में एक छत्र राज्य किया, लेकिन लास्ट का पीरियड उतना अच्छा नहीं था जितना शुरुआती दौर में हुआ करता था। हालांकि अहोम्स के लिए शुरुआती दौर में भी काफी स्ट्रगल था। खासकर मुगल जब पावरफुल हो गए तो वो कई अटैक्स करते रहे, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में जाना, लेकिन उन्हें डिफेंड किया जा सकता था और किया भी गया, क्योंकि दुश्मन दिखाई देते थे। पर एक समय ऐसा आया कि दुश्मन का सामना करना काफी मुश्किल हो गया। इसका दूसरा पहलू यह भी कहा जा सकता है कि नए किंग इतने काबिल नहीं थे कि पूरे राज्य को एक करके रख सकते थे, या उनके खिलाफ जो विद्रोह खड़े हो रहे थे वो उनको दबा सकते थे। तो आइए जानते हैं वो अहोम्स के पतन की वजह क्या थी। आपको बता दें, 1769 से 1805 तक असम में मोमोरिया विद्रोह शुरू हो चुके थे, और ये कितने बड़े लेवल पर थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये खत्म हुआ तब राज्य की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। अहोम एम्पायर लगभग पूरी तरह कंगाल हो चुका था और अहोम डायनेस्टी में सेनाओं की भर्ती के लिए जो पाइक सिस्टम चलता था वो भी लगभग अंत की कगार पर पहुंच चुका था। तो ऐसे में 3 बड़े और मेजर चेंजेस हुए थे जिसने अहोम डायनेस्टी के अंत की कहानी लिखी थी। तो ये सब क्यों और कैसे हुआ, चलिए वो भी जान लेते हैं। मुआमारा सत्ता के अनुयायियों ने ही इस विद्रोह में मेनली पार्टिसिपेट किया था। ये विद्रोही राजाओं के खिलाफ थे। एक समय अहोम गवर्नमेंट के संचालन में मोमोरिया का काफी कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। शुरुआती दौर में यह आंदोलन एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इसमें कई ज्यादा लोग जुड़ते चले गए। कई बड़ी जातियों के लोग भी जुड़ गए और 1769 से 1780 के बीच जब लक्ष्मी सिंह नारायण का कार्यकाल था तब यह आंदोलन पूरी ब्रह्मपुत्र वैली में फैल चुका था। धीरे धीरे इस आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा इस आंदोलन के समर्थन का दूसरा बड़ा कारण था कि विद्रोहियों ने पाइक प्रणाली से बचने के लिए लोगों को ऑप्शन दिया था। इस सिस्टम के तहत सेना में भर्ती होना लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, पाइक प्रणाली अहोम एम्पायर की रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि इसी प्रणाली के जरिए सेनाओं की भर्ती की जाती थी। अगर सेना नहीं होगी तो अंपायर अपना प्रोटेक्शन कैसे कर पाएगा? लेकिन अब विद्रोहियों ने जब लोगों को पाइक प्रणाली से बचने का ऑप्शन दे दिया तो लोग ज्यादा से ज्यादा उससे बचने की कोशिश में इनका सपोर्ट करने लगे। पाइक सिस्टम असल में एक ऐसा सिस्टम था जिससे कई लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि इसमें कभी कभी लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता, उन्हें जबरन काम भी कराया जाता। लेकिन बदलते फाइनेंशियल और सोशल हालात ने अहोम की सत्ता को हिला कर रख दिया था। श्रीमंत शंकर देव ने 16वीं शताब्दी में महापुरुषिया धर्म की स्टैब्लिशमेंट की। इस धर्म में हर धर्म के लोग शामिल हो सकते थे, फिर चाहे वो मुसलमान, आदिवासी या हिंदू ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति धर्मांतरण करके यहाँ पर आ सकता था। इसकी खासियत ये थी कि जो भी इसमें शामिल होता तो उसे पाइक से बचना काफी आसान हो जाता, क्योंकि पाइक सिस्टम पुराने धर्मों के लिए था। इस तरह अहोम डायनेस्टी दिनों दिन धीरे धीरे कमजोर ही होती चली गई।
18वीं सदी तक ये अनसुलझा संघर्ष पूरी तरह से विद्रोह में बदल गया। 17 सितंबर सन 1769 को एक सरकारी आदमी को पूरे से सिर्फ इसलिए अहोम डायनेस्टी में मारा गया क्योंकि वो हाथियों की कमी पूरी नहीं कर पाया, पर सिर्फ इस वजह से शासन द्वारा मारे जाने की वजह से वो नाराज हो गया और अपने साथी नाहरखोरा सैकिया और कुछ सैनिकों के साथ अहोम राजधानी पर कब्जा करने के लिए योजना बनाने लगा और फाइनली उन्हें 21 नवंबर 1769 को सफलता मिल भी गई। वो अहोम किंगडम की राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह नाहरखोरा सैकिया के पुत्र रामानंद को वहीं का राजा बना दिया जाता है। अहोम किंग लक्ष्मी सिंह नारायण को पकड़कर कैदी बना लिया जाता है। इसके बाद रामानंद वहां शासन करने लगते हैं, लेकिन राजा रामानंद को शासन करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो उन पुरानी नीतियों पर ही चलते हैं जो पहले से चल रही थी, जिससे विद्रोही अभी भी असंतुष्ट ही थे। इसके अलावा वो एक गलत रास्ते पर भी चलना शुरू कर देते हैं। वो उच्च जाति की स्त्रियों और उनकी बेटियों को अपने हरम में जबरदस्ती पकड़कर लाता है, जिससे उसके खिलाफ भी प्रजा में एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। इसी दौरान सभी असंतुष्ट विद्रोही गोविंदा गोबरुहा नाम के व्यक्ति की लीडरशिप में राजधानी पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार फिर राजधानी में अहोम्स का कब्जा हो जाता है। जब गोविंदा गोबरुहा को इस बात की खबर मिली कि किले पर वापस अहोम का कब्जा हो गया है, तो अपने कुछ विद्रोहियों के साथ मिलकर एक बार फिर वो राजा को गद्दी से हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इस युद्ध में गोविंदा गोबरुहा को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया जाता है। कुछ समय शांत रहने के बाद एक बार फिर विद्रोहियों ने 1786 में अपने विद्रोह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां का अपना राजा भी नियुक्त कर दिया। राजा के सिक्के भी चलने लगे। अहोम राजा ने कोशिश की कि उस एरिया को वापस जीता जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। तभी यहाँ पर एंट्री हुई इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस बेल्स बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित 550 सैनिकों को इनकी मदद के लिए भेजते हैं, जिसके लिए अहोम को गुवाहाटी वापस मिल जाती है और गौरीनाथ सिंह को रंगपुर का राजा बना दिया जाता है। थॉमस बेल्ट ने अहोम डायनेस्टी की जो मदद की थी, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। थॉमस बेल्ट ने ही फिर अहोम्स पर इस बात का भी दबाव बनाया कि वो पाइक सिस्टम के जरिए सेनाओं की जो भर्ती की जाती है उसे बंद करें। उसकी जगह हिंदुस्तानी सेना की एक स्थायी फौज बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, जिसे अहोम किंग ने भी स्वीकार किया और इस तरह पाइक सिस्टम का अंत हुआ। लेकिन अहोम डायनेस्टी की पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और अब वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन शासन कर रही थी और पूरी तरह अंग्रेजों के गुलाम हो चुकी